हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। मैंने जैसे आपसे प्रॉमिस किया था कि मंडे से मैं आपका प्रॉपर ऑनलाइन बैच शुरू करूंगा और इस बैच में हम एक एक टॉपिक को बड़े अच्छे से कवर करेंगे। आई प्रॉमिस यू आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे अगर आपने हर लेक्चर को ढंग से सुना, प्रॉपर नोट्स बनाए और साथ साथ अपने डाउट्स क्लियर करते रहे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये तो आपको पता ही है, हमारे पास दो बुक्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो मैं आज शुरू करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसमें मेरे बच्चे सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इकोनॉमी। देखो, जब इकोनॉमी की बात करते हैं, बड़ा कॉमन आपने सुना होगा, हम कहां पे रह रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी के अंदर। ऐसे चाइना वाले क्या बोलेंगे, चाइनीज इकोनॉमी। यूएसए वाले क्या बोलेंगे, यूएसए इकोनॉमी। तो यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि सर ये इकोनॉमी का मतलब क्या है। देखो, इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जहां पे हम लोग रह रहे हैं, हमें काम करने का मौका मिलता है, अपने लिए कुछ कमाने का मौका मिलता है। दैट इज द इकोनॉमी। अगर हम टेक्निकली बोलें तो क्या है इकोनॉमी? इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेसेस दैट प्रोवाइड पीपल विद द मीन ऑफ अर्निंग ए लिविंग। यानी सारे इंस्टीट्यूशन, अब आप देखो अपने आसपास, हमारे आसपास फैक्ट्रीज हैं, शॉप्स हैं, रेलवे है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर क्या है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और अपने लिए मेरे बच्चे कुछ कमा रहे हैं ताकि वो अपनी लिविंग्स को अर्न कर सके। तो दैट इज द इकोनॉमी। इकोनॉमी के बारे में बात करें, इट इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न ए लिविंग। एक ऐसा सिस्टम जहां लोगों को काम करने का मौका मिलता है और अपने लिए अपनी जो लिविंग है वो अर्न कर पाते हैं। दैट इज द इकोनॉमी। अब किसी भी इकोनॉमी के अंदर मेरे बच्चे तीन मेजर एक्टिविटीज होती हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल देते हैं। अब आप देखो ना, अपने आसपास अब देखो कितनी सारी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं। जैसे ये पेन प्रोड्यूस हो रहा है, यस, ये स्पेक्स प्रोड्यूस हो रहा है, ये टी शर्ट प्रोड्यूस हो रही है। तो ये क्या है, प्रोडक्शन एक्टिविटी। दूसरा मेरे बच्चे, जब प्रोडक्शन हुआ तो लोग इसे कंज्यूम भी करेंगे। अब जैसे कि मैं इस पेन को यूज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मैं इसको कंज्यूम भी कर रहा हूं। अब मैं ये घड़ी को क्या कर रहा हूं, कंज्यूम कर रहा हूं। तो सेकंड एक्टिविटी क्या होती है, कंजम्पशन। पहली एक्टिविटी क्या है, प्रोडक्शन, कुछ गुड एंड सर्विस को प्रोड्यूस करना, और दूसरा क्या होता है, उनको यूज करना, दैट इज द कंजम्पशन। और तीसरी वाइटल एक्टिविटी होती है, दैट इज द इन्वेस्टमेंट। अब देखो, जब तक हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, प्रोडक्शन एक्टिविटी कैसे होगी। अब गवर्नमेंट कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, आसपास आपको प्रॉपर पावर सप्लाई मिल रही है, ट्रांसपोर्टेशन मिल रही है, प्रॉपर रोड्स मिल रही हैं, ताकि आप अच्छे से प्रोडक्शन एक्टिविटीज को कर सके। तो ये तीन मेजर एक्टिविटीज होती है किसी भी इकोनॉमी की, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है, सर इकोनॉमिक्स क्या है। हमारा चैप्टर क्या है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन पहले हम समझते हैं इकोनॉमिक्स क्या है, जो हमारा सब्जेक्ट है। व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। अब ध्यान से समझिएगा, पहले नोट कीजिएगा, जो इकोनॉमिक्स है ये दो वर्ड से मिलकर बना है मेरे बच्चे, जिनमें एक वर्ड है हमारा ओइकोस और दूसरा वर्ड है हमारा दैट इज द नेमिंग। इकोनॉमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, ओइकोस एंड नेमिंग। और याद रखेंगे यहां पे ओइकोस का मतलब होता है माय डियर हाउस होल्ड, और नेमिंग का मतलब होता है मैनेजमेंट। यानी कि अगर हम बोलें तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। सिंपल वे में क्या है इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। लेकिन थोड़ा सा हम अगर और आगे जाएं कि एक्चुअली इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, हम क्यों स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स को, तो इस डेफिनेशन से क्लियर होता है। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस We study the way the society chooses to use
इज लिमिटेड रिसोर्सेज। अब याद रखिएगा, हर सोसाइटी में रिसोर्सेज कैसे होते हैं? लिमिटेड। और वांट्स कितने सी होती हैं? अनलिमिटेड। तो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि कैसे इन लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड वांट्स के लिए यूज करें, ताकि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिले और सोसाइटी को मैक्सिमम वेलफेयर मिले। यानी इकोनॉमिक्स हमें क्या बताती है कि लिमिटेड मींस को, जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इनको कैसे यूज करें, जिनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज एंड टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग देम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। यानी ध्यान से पढ़ना पूरी डेफिनेशन को दोबारा से। इकोनॉमिक्स हमें क्या बताती है? इट स्टडीज द वेज अ सोसाइटी चूजेस टू यूज इट लिमिटेड रिसोर्सेज। ये बताती है कि सोसाइटी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज करे, विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। और रिसोर्सेज क्या है? बहुत सारे यूजेस हैं। टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज, कैसे उनसे अलग अलग चीजें प्रोड्यूस की जाए, एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, और अलग अलग ग्रुप्स में उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। यानी इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी एंड स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन मींस एंड एंड। यानी इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि हमारे पास शॉर्टेज है रिसोर्सेज की, अब उनको कैसे यूज करना है ताकि जो मैक्सिमम वांट्स हैं हम उसको सेटिस्फाई कर सकें। दैट इज द इकोनॉमिक्स। बात समझ आई मेरी? मैं फिर एक बार बता रहा हूं, इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या बताता है। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जो हमें यह बताएगा, भैया रिसोर्सेज है लिमिटेड और वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। भैया आपके पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है लेकिन वांट्स अनलिमिटेड है, तो ये लिमिटेड रिसोर्सेज को हम कैसे यूज करें अनलिमिटेड वांट्स के लिए। क्या क्या चीजें प्रोड्यूस करें, क्या क्या चीजें प्रोड्यूस ना करें, किसको ज्यादा प्रोड्यूस करें, किसको कम प्रोड्यूस करें, इसका जवाब हमें कहां मिलता है? इकोनॉमिक्स में। तो बात समझ आई? इकोनॉमिक्स हमें क्या बताती है कि लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड वांट्स के लिए कैसे यूज करेंगे। दैट इज द इकोनॉमिक्स। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड। अब मेरे बच्चे थोड़ा और आगे चलते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन आता है, सर एक हमने वर्ड यूज किया था स्कार्सिटी। भाई स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? अगर स्कार्सिटी का मतलब देखें तो स्कार्सिटी का मतलब होता है मेरे बच्चे शॉर्टेज। जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो, हम उसे क्या कहते हैं? क्या है यहां पे? स्कार्सिटी है, शॉर्टेज है। तो स्कार्सिटी मींस लिमिटेशन ऑफ सप्लाई अबाउट द डिमांड फॉर ए कमोडिटी। एक आइटम की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, हम क्या बोलेंगे? उसकी क्या है? स्कार्सिटी है, शॉर्टेज है। स्कार्सिटी इज यूनिवर्सल और माय डियर हर जगह पाई जाती है शॉर्टेज। आप किसी भी कंट्री में चल जाइए, हर जगह रिसोर्सेज लिमिटेड है और वांट्स आपके अनलिमिटेड हैं। एंड स्कार्सिटी कॉल्स फॉर इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। स्कार्सिटी का मतलब क्या है? कि आपने रिसोर्सेज का इकोनॉमिकल यूज करना है। इकोनॉमिकल यूज का मतलब क्या है? मिनिमम वेस्टेज होनी चाहिए, रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करें, कहीं भी उनकी मेरे बच्चे कोई वेस्टेज ना चाहे। तो दैट इज मीनिंग ऑफ द स्कार्सिटी। क्लियर एवरीबॉडी? चलें आगे। फिर मेरे बच्चे अब आपको पता होगा, आपकी एक बुक का नाम क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखो, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड में हैं वो +1 में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और +2 में पढ़ेंगे बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जो बच्चे हमारे आईसीएसई बोर्ड के हैं वो मेरे बच्चे माइक्रो मैक्रो दोनों पढ़ेंगे +2 के अंदर। तो आपको ये पता होना चाहिए, बेसिकली इकोनॉमिक्स की मेजर 2 ब्रांचेस होती हैं। वन इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम प्राइस थ्योरी भी कह देते हैं, एंड सेकेंड इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम इनकम थ्योरी भी कह देते हैं। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो सबसे पहले ये क्लियर कीजिए, जो माइक्रो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड था हमारा माइक्रोस। क्या था वर्ड? ग्रीक वर्ड था माइक्रोस, वहां से लिया गया, जिसका मतलब होता है स्मॉल। क्या मतलब होता है इसका? स्मॉल। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच होती है जहां पर हम इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करते हैं, छोटे लेवल पे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। दैट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स? दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी दैट स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी।
इसको स्टडी कर रहे हैं, इंडिविजुअल यूनिट के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, और इसके मेन टूल्स होते हैं डिमांड एंड सप्लाई। अभी आप आगे जाके पढ़ेंगे ना, आप मेन डिमांड वाला चैप्टर करेंगे, सप्लाई वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो माइक्रो के मेन टूल यही होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। जैसे हम किसी इंडिविजुअल इनकम को स्टडी कर रहे हैं, इंडिविजुअल आउटपुट को स्टडी कर रहे हैं, इंडिविजुअल किसी आइटम की प्राइस को स्टडी कर रहे हैं, तो ये क्या है, माइक्रो स्टडी। और हाँ, याद रखिएगा, एडम स्मिथ जी को हम मानते हैं फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ। और माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें क्या बताती है कि हमने इसमें स्मॉल यूनिट्स को, इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करना है अपने कंक्लूजन को ड्रॉ करने के लिए। दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द एनालिसिस ऑफ बिहेवियर एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ स्मॉल एंड इंडिविजुअल यूनिट्स। हमने स्मॉल यूनिट्स को, इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करना है, लाइक अ पर्टिकुलर कंज्यूमर, अ पर्टिकुलर फर्म, a small group of individual unit, that is my dear micro economics। मान लो आप सपोज कीजिए अनिल अंबानी की इनकम को स्टडी करते हैं, एक इंडिविजुअल है तो उसकी इनकम क्या है, तो स्टडी करना क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझ आ रही है। आप किसी एक प्रोडक्ट, मान लो इस पेन की प्राइस के बारे में बात करते हैं, इसकी प्राइस कैसे डिटरमिन होती है, इसकी कहां कहां मार्केट है, तो क्या है ये, माइक्रो स्टडी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। यानी जब भी आपको इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करेंगे, स्मॉल यूनिट को स्टडी करेंगे, तो दैट वी कॉल द माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर मेरे बच्चे नेक्स्ट आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्या होता है भाई, मैक्रो जो वर्ड है ये हमारे ग्रीक वर्ड से लिया गया है, माक्रोस। क्या वर्ड था हमारा ग्रीक वर्ड, दैट वर्ड वाज द माय डियर माक्रोस। अब माक्रोस का मतलब क्या होता है, लार्ज। क्या मतलब होता है, लार्ज। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम स्टडी करते हैं, हम सारे इकोनॉमी के लिए स्टडी करते हैं, हम इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी नहीं करते। मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं बिहेवियर ऑफ द एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। मतलब जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो पूरी इकोनॉमी को हम स्टडी करेंगे एज ए होल, यानी किसी एक इंडिविजुअल की इनकम की बात नहीं करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स है, आप किसी इंडिविजुअल फर्म की इनकम की बात कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल पर्सन की इनकम की बात कर रहे हैं, लेकिन मैक्रो में आप स्टडी करेंगे नेशनल इनकम, पूरी इकोनॉमी की इनकम की बात करेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं यूज, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे के पूरी होल इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, और उसके मेन टूल होते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अब मेरे बच्चे फॉर एग्जांपल, नेशनल इनकम, एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट कंजप्शन, ये क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट्स हैं जिनको हम पूरे ऑल ओवर इकोनॉमी के लिए स्टडी करते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट डील्स विद द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी को हम स्टडी करेंगे, and it is a concern with the study of problem in the economy like inflation, unemployment, poverty। अब आपको पूरी इकोनॉमी के लिए स्टडी करना है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को, पावर्टी की प्रॉब्लम को, तो क्या है ये, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो क्लियर हुआ, माइक्रो में आप इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी कर रहे हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप पूरी की पूरी इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, अब इनका डिफरेंस करेंगे हम, माइक्रो और मैक्रो का, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर टीचर पूछ लेता है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। सबसे पहले मेरे बच्चे आपने मीनिंग लिख देना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। इसमें इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करते हैं, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल, जहां पे पूरी इकोनॉमी के एग्रीगेट्स को स्टडी करते हैं, दैट इज माय डियर मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेकंड, टूल्स। मैंने आपको बताया माइक्रो का मेन टूल क्या है, डिमांड एंड सप्लाई, और इसके मेन टूल क्या है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। मतलब एग्रीगेट हो गया ना, एग्रीगेट डिमांड का मतलब है पूरी इकोनॉमी की डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है पूरी इकोनॉमी की सप्लाई। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, माइक्रो का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है टू डिटरमिन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी और प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करेंगे ना, हम इसे बेसिकली क्या डिटरमिन करते हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की या किसी प्रोडक्ट की प्राइस को कैसे डिटरमिन किया जाए, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और मैक्रो का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू डिटरमिन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंट्री। इसे पूरी कंट्री के लिए हम ओवरऑल इनकम और एम्प्लॉयमेंट को डिटरमिन करते हैं। इसीलिए मैक्रो को हम कई बार क्या बोल देते हैं, इनकम थ्योरी, क्योंकि यहां मेन क्या डिटरमिन करने वाले हैं, इनकम। इसको बोल देते हैं प्राइस थ्योरी, क्योंकि माइक्रो में हम क्या डिटरमिन करते हैं, प्राइस को। आगे चलते हैं, आगे डिफरेंसेस देखेंगे।
नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो एग्रीगेशन होता है, जो हम सम करते हैं, बड़ा लिमिटेड लेवल पे होता है, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। कि मान लो मैं किसी एक मार्केट की बात कर रहा हूं, तो मैं उस मार्केट के जितने इंडिविजुअल्स हैं उन सबको एग्रीगेट कर रहा हूं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो एग्रीगेशन होता है बड़ा लिमिटेड लेवल पे होता है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब क्या है, सम करना। तो यहां पे पूरी इकोनॉमी को आप सम करते हो। जैसे एग्रीगेट सप्लाई क्या है, पूरी इकोनॉमी के अंदर जितनी सप्लाई हुई उसका सम। एग्रीगेट डिमांड क्या है, जितनी पूरी इकोनॉमी के अंदर सप्लाई हुई, उस डिमांड हुई, उन सारी डिमांड का सम। यानी कि मैक्रो में आप पूरा का पूरा एग्रीगेट करते हैं इकोनॉमी को। तो यहां पे डिग्री ऑफ एग्रीगेशन क्या है, हाईएस्ट, मैक्सिमम। लेकिन यहां पे लिमिटेड डिग्री होता है एग्रीगेशन का। बेसिक असम्पशन क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में अज्यूम करते हैं जितने मैक्रो वेरिएबल्स हैं वो सारे कांस्टेंट। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स की मेन असम्पशन क्या है, सारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल जैसे कि नेशनल इनकम, कंजप्शन, सेविंग, ये सब कांस्टेंट है। अच्छा, यहां पे उल्टा होता है, मैक्रो में अज्यूम करते हैं ऑल माइक्रो वेरिएबल्स लाइक प्राइस, ये सब क्या रहे, कांस्टेंट। यानी उल्टा याद रखना है आपने, माइक्रो में सारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को कांस्टेंट अज्यूम करते हैं और मैक्रो में सारे माइक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट अज्यूम करेंगे। उल्टा, समझ आ रही है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या असम्पशन है, सारे माइक्रो वेरिएबल, मैक्रो में क्या है असम्पशन, सारे माइक्रो वेरिएबल कांस्टेंट। और माइक्रो में क्या असम्पशन है, सारे मैक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट। फिर मेरे बच्चे अदर ने मैंने आपको भी बताया क्या बोलते हैं इसको, प्राइस थ्योरी। किसको, माइक्रो इकोनॉमिक्स को। और इसको बोलते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, क्योंकि मेन इसमें हम क्या डिटरमिन करते हैं, इनकम और एम्प्लॉयमेंट को। फिर मेरे बच्चे एग्जांपल आप दे सकते हैं माइक्रो का, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, यहां पे नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, इन्फ्लेशन, ये सब किसके एग्जांपल है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के। क्लियर एवरीबॉडी। तो माइक्रो मैक्रो क्लियर हुआ, क्योंकि पूरा हमने पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स को, तो ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो बेटे, एक बात समझ लो मेरी अच्छे से, 9th-10th में जो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी ना, वो बिल्कुल डिफरेंट थी। अब जो आप +1 में इकोनॉमिक्स पढ़ोगे या +2 में अगर आप लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो मेरे बच्चे ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसको बड़े अच्छे से करना, साथ साथ नोट्स बनाना, रिवाइज करना, कोई डाउट हो तो क्लियर करना। अदरवाइज मेरे बच्चे अगर आप साथ साथ नहीं चलेंगे तो आने वाले टाइम में ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा परेशान करेगा सब्जेक्ट, अगर आप साथ साथ नहीं चले। एंड आई एश्योर यू, अगर आप साथ साथ चलेंगे, मैक्सिमम 4 मंथ में मैं सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, जिसमें रिवीजन भी साथ साथ करेंगे, कुछ आपको असाइनमेंट टेस्ट वगैरह भी मैं जरूर दूंगा। मतलब बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, बिलीव इन मी, आपकी बहुत बढ़िया मैं तैयारी कराने वाला हूं। कोई ट्यूशन अगर आप जाते हैं जाते रहिए, और अगर नहीं जाते हैं तो जाने की जरूरत भी नहीं है, सारा काम यहीं पर अच्छे से हो जाएगा। तो मेरे बच्चे अगला क्वेश्चन आता है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ये क्या होती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद व्हाट आर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें क्या बताती है, प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है। इट डिस्क्राइब व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट विल बी अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस। भाई ये में सिर्फ प्रॉब्लम बताएगी, कल क्या था, आज क्या है, कल क्या होगा। एंड दीज आर माय डियर बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये जो भी हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है, किस पे बेस्ड होता है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर। और क्योंकि फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर बेस्ड है, तो हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे सर क्या कही जा रहे हो, ऊपर से जा रहा है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ध्यान से समझो, देखो जब हम प्रॉब्लम को सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, क्या था, क्या है, क्या होगा, बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, यहां पे कोई अपनी जजमेंट नहीं दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे एक स्टेटमेंट देखते हैं, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज बीन राइजिंग एट ए फास्टर रेट ऑफ 2.1% ड्यूरिंग 1991-2001। हमने एक स्टेटमेंट दी कि हमारी पॉपुलेशन इस रेट से बढ़ी इस ईयर के बीच में। कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है, एक स्टेटमेंट दे रही है बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। इन 2002-03 द एवरेज राइज इन प्राइसेस वाज 3.4%, व्हिच इंक्रीज टू 12.5% इन 2007-08। अगेन हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं जो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, फिगर्स के ऊपर बेस्ड है, लेकिन यहां कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है।
जैसे कि बात मैं करता हूं कि कल मान लीजिए इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग गरीब थे, आज थोड़े कम गरीब हो गए। कल मान लीजिए बिलो पॉवर्टी लोग थे 28%, आज बिलो पॉवर्टी लोग हो गए 21%। तो ये क्या है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं 28% से 21% आ गए। बस मैंने आपको क्या बताया, फैक्ट्स बताया, फिगर बताया। तो ये क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। एंड माय डियर, इट शुडंट बी कंफ्यूज्ड एज स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रूथ एज दे मे बी ट्रू और फॉल्स। अच्छा, ये ऐसा कभी नहीं समझ लेना कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा सच ही होंगी। हो सकता है जो आपके पास फिगर्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो ट्रू ना हो, आपके पास जो डाटा है वो सही ना हो, गलत डाटा हो, तो ये स्टेटमेंट गलत भी हो सकती है। एंड माइंड वन थिंग, दिस स्टेटमेंट डोंट पास एनी वैल्यू जजमेंट। यहां पे कोई जजमेंट नहीं है, सिर्फ आपको बताया जा रहा है फैक्ट्स के बारे में, व्हाट वाज, व्हाट इज, व्हाट विल बी। अभी आपको ना बड़ा एक प्यारा सा एग्जांपल दूंगा इन दोनों को क्लियर करने के लिए। पहले मैं आपको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी समझा लूं। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी। ये बताता है क्या होना चाहिए। देखो, पॉजिटिव स्टेटमेंट में हमने क्या किया, हम सिर्फ प्रॉब्लम को स्टडी कर रहे थे। यहां बताते हैं व्हाट ऑट टू बी, हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। यानी यहां बताया जाता है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए। अगर ये पॉवर्टी बढ़ रही है, इट शुड बी कंट्रोल्ड, और कैसे कंट्रोल होनी चाहिए। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक डिस्कस व्हाट आर डिजायर्ड थिंग्स, ये बताते हैं क्या डिजायर होना चाहिए, what should be released and what are undesirable things and should be avoided। क्या हमारे लिए डिजायरेबल है, क्या हमें अचीव करना है, और क्या अनडिजायरेबल है, क्या हमें नहीं चाहिए, जिसको अवॉइड करना है। हमें ये कौन बताता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इट गिव डिसीजन रिगार्डिंग वैल्यू जजमेंट। यहां प्रॉपर वैल्यू जजमेंट है, यहां पे जजमेंटल है, आपकी ओपिनियन दे रहे हो, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स गिव्स ओपिनियन रिलेटिंग टू राइट और रॉन्ग, क्या ठीक है, क्या गलत है। एंड इट डील्स विद द सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अच्छा, एक बात और, दीज कैन नॉट बी वेरीफाइड। याद रखिएगा, जो हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती हैं, हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन ये आपके ओपिनियंस हैं। एक बंदे ने अपनी ओपिनियन बताई, भी ऐसे होना चाहिए, दूसरा कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप इसको वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। अब बंदे की ओपिनियन है, अपनी जजमेंट है, वो कैसी भी हो सकती है। एग्जाम्पल, पॉवर्टी कैन बी एलिमिनेटेड बाय प्रोवाइडिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। देखो, यहां पे आप सोल्यूशन बता रहे हो, पॉवर्टी कैसे दूर हो सकती है, अगर हम ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। पॉपुलेशन कंट्रोल इज अनदर मेजर फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। पॉपुलेशन कंट्रोल करके भी हम पॉवर्टी को दूर कर सकते हैं। तो ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। थोड़ा सा दिमाग में गया। अच्छा, बड़ा कॉमन एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझना। मैं ना नीचे अपना, मेरे पास कुछ बच्चे बैठे हुए थे एकेडमी के अंदर, 15-20 बच्चे काम कर रहे थे कुछ। इमीडिएटली नीचे मेरे कोई फ्रेंड आ गए मेरे को मिलने के लिए, तो मैं नीचे चला गया और मैंने उन्हें कुछ काम दे दिया। मैं कहा, बेटा एक असाइनमेंट कीजिए, मैं 2 मिनट में भी आ रहा हूँ, 5-10 मिनट में मेरे फ्रेंड्स नीचे आए हैं, मैं आता हूँ। अब मैं नीचे चला गया, तो मैंने नीचे से अपने एक स्टूडेंट को भेजा कि भाई जाके देख के आओ कि जो बच्चों को मैं काम दे रहा हूँ वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब वो बच्चा यहाँ पे आया, उसने आके मेरे को एज इट इज बताया, सर वो 4-5 बच्चे पढ़ रहे थे, 4-5 बच्चे फोन चला रहे थे, 5-6 बच्चे गप्पे मार रहे थे। तो ये उसने जो सिचुएशन प्रेजेंट की एज इट इज, ये क्या है, माय डियर पॉजिटिव स्टेटमेंट। लेकिन अगर वो बच्चा साथ में 2 लाइनें और ऐड कर दे, सर इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इन्हें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, पेपर सिर पे है, पढ़ना चाहिए, यानी वो जब ये अपनी ओपिनियन देना शुरू कर देगा तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, माय डियर नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। क्लियर है? तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव को समझना है तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब मेरे बच्चे बात करते हैं इनके डिफरेंस की। भाई नॉर्मेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मीनिंग क्या होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। मेरे बच्चे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या बताता है हमें, इट डील्स विद व्हाट इज एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। अब ये बताता है इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। ये क्या बता रहा है हमें, सोल्यूशन बता रहा है। ये सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में बता रहा है और ये प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में बता रहा है। पर्पस क्या है सर, इट एम्स टू मेक ए रियल डिस्क्रिप्शन,
ये रियल डिस्क्रिप्शन बता रहा है आपका किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का। इट एम्स टू डिटरमिन द आइडियल्स, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। वेरिफिकेशन, मैंने आपको पहले ही बताया, पॉजिटिव जो हमारी इकोनॉमिक्स होती हैं फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती हैं, तो इनको हम वेरीफाई कर सकते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, जस्ट ओपिनियन है, हम इनको वेरीफाई नहीं कर सकते। तीन डिफरेंस क्लियर हुए, अभी आगे और भी है, आइए उनको देखते हैं। देन माय डियर, वैल्यू जजमेंट। सब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट, यानी इट इज अ न्यूट्रल बिटवीन द एग्स, कुछ भी हो ये न्यूट्रल है। इट गिव्स वैल्यू जजमेंट, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। सजेस्टिव, इट इज बेस्ड अपॉन फैक्ट्स एंड नॉट सजेस्टिव, ये फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, कोई सजेशन नहीं है। इट इज बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल ओपिनियन, सो इट इज सजेस्टिव, ये सजेस्टिव है क्योंकि आपके ओपिनियन के ऊपर बेस्ड है, आप सजेशन दे रहे हो ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होनी चाहिए ऐसे नहीं होनी चाहिए, लाइक दैट। एग्जाम्पल, प्राइस इन इंडिया इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, हम सिर्फ बता रहे हैं प्राइस बढ़ रही है, अब बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए, हमने ऐसा कुछ नहीं बोला, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। देयर आर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन इकोनॉमी, इनइक्वालिटीज इनकम की बढ़ती जा रही हैं, ओके, हमने क्या दिया, पॉजिटिव स्टेटमेंट। अब नॉर्मेटिव क्या है, इंडिया शुड टेक स्टेप टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस, भाई प्राइस को कंट्रोल करने के लिए स्टेप लेने चाहिए, ये हो गई नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, इनकम इनइक्वालिटीज शुड बी रिड्यूस, इनकम इनइक्वालिटीज है, गरीब और अमीर में बहुत डिफरेंस बढ़ रहा है, इसको कम करना चाहिए। तो ये हो गई आपकी नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्लियर है बच्चे, आई थिंक यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा व्हाट इज नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। फिर मेरे बच्चे अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली अगर आप मेरे से पूछेंगे, इट इज अ प्रॉब्लम बिटवीन चॉइस ऑफ लिमिटेड मींस एंड अनलिमिटेड वांट्स। अगर आप मेरे से पूछेंगे सर बताइए व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो बोलूंगा इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ choice between limited means and unlimited wants। देखिए हर इकोनॉमी की ये बेसिक प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम है कि मीन्स होते हैं लिमिटेड और वांट्स होती हैं अनलिमिटेड। तो ये चॉइस करना कि लिमिटेड मीन्स को अनलिमिटेड वांट्स के लिए कैसे यूज करें, this is my dear economic problem. Economic problem is a problem of choice involving the satisfaction of unlimited wants out of limited resources having alternative uses। आपके बहुत सारे लिमिटेड रिसोर्सेज है जिनके बहुत सारे यूजेज है, अल्टरनेटिव यूजेज है, उनको अनलिमिटेड वांट्स के लिए कैसे यूज करें, ये जो चूज करना है दैट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बात समझ आ रही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। सपोज करो एग्जांपल लेते हैं छोटे लेवल पे, मान लो आपके पापा के पास जेब में 10,000 रुपए हैं, मार्केट में शॉपिंग करने के लिए चले गए। अब मार्केट में जेब में 10,000 रुपए यानी रिसोर्सेज क्या हो गए, लिमिटेड, और अब आपने वहां पे जाके घर का राशन भी लेके आना है, आपकी बुक्स भी लेके आनी है, कुछ कपड़े भी लेके आने हैं, और मम्मी ने 2-4 चीजें लिखवा रखी हैं वो भी लेके आनी है। अब पापा डिसाइड करेंगे कौन सा सामान मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, कौन सा मैं लूं कौन सा ना लूं, यानी कौन सी वांट को पहले सेटिस्फाई करूं किसको बाद में करूं। तो ये जो चॉइस करना है कि 10,000 रुपए को कहां कहां कैसे कैसे खर्च करूं, ये है मेरे बच्चे इकोनॉमिक प्रॉब्लम। समझ आई। अभी मैंने पापा की बात की और पूरी इकोनॉमी के अंदर यही चीज होती है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, लैंड लिमिटेड है, कैपिटल लिमिटेड है, आपके पास लेबर लिमिटेड है, सारे रिसोर्सेज लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड है। उन्हें किससे यूज करे, दैट इज माय डियर जो चॉइस है बिटवीन लिमिटेड मींस एंड अनलिमिटेड वांट, दैट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। फिर मेरे बच्चे क्वेश्चन आता है कि रीजंस क्या होते इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। चलो ये तो समझ आ गया इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कारण क्या है। सब पहला कारण तो यही है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, शॉर्टेज है।
नॉर्मली क्या देखा जाता है, रिसोर्सेज की डिमांड हमारे पास होती है ज्यादा और सप्लाई होती है कम। अब क्योंकि रिसोर्सेज की शॉर्टेज है इसीलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। अब सपोज करो अगर रिसोर्सेज अबंडेंट होते, जितने भी रिसोर्सेज हैं बहुत सारे हैं, जो मर्जी यूज करो, जैसे मर्जी यूज करो, तो प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो पहला कारण क्या है मेरे बच्चे, स्कार्सिटी है, उनकी शॉर्टेज है, फिर स्कार्सिटी यूनिवर्सल भी है, तो इसीलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है। तो पहला रीजन क्लियर हो गया, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, और फिर स्कार्सिटी क्या है, यूनिवर्सल। और अगर ये स्कार्सिटी ना होती तो कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी नहीं होती, पहला पॉइंट। सेकेंड रीजन होता है मेरे बच्चे, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। अगर हमारी वांट्स लिमिटेड होती ना मेरे बच्चे, तो प्रॉब्लम ही नहीं थी। हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है और रेकरिंग है। रेकरिंग जैसे कि भाई हर महीने अनाज घर में राशन आएगा, हर महीने चावल आएंगे, गेहूं आएगा, दालें आएंगी, ये क्या है आपकी वांट्स, रेकरिंग। और अनलिमिटेड है, एक वांट सेटिस्फाई होती है, दूसरी साथ ही आ जाती है। भैया हमारे पास स्कूटर था तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी चाहिए, यानी वांट्स कहीं ना कहीं चलती रहेंगी, अनलिमिटेड है। और यही रीजन है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमेशा पाई जाएंगी। जैसे जैसे लोग ग्रो कर रहे हैं, एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है, हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही है, वांट्स भी लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन रिसोर्सेज है लिमिटेड, एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। दो रीजन क्लियर हुए। पहला रीजन क्या बताया मेरे बच्चे, मीन्स आर लिमिटेड, और सेकेंड रीजन क्या है, वांट्स आर अनलिमिटेड। तीसरा रीजन क्या है, ह्यूमन वांट्स हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज। अब देखो वांट्स तो मेरी बहुत सारी हैं, लेकिन सारी इक्वली इंपॉर्टेंट तो नहीं होती, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ कम इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, किस वांट के लिए पहले यूज करें, किसके लिए बाद में करें। मैं अपनी इकोनॉमी का एग्जांपल लेता हूं। मान लो हमारी इकोनॉमी के अंदर चार प्रॉब्लम आ गई। पहली प्रॉब्लम आ गई, भैया पाकिस्तान इंडिया के ऊपर अटैक कर रहा है, प्रॉब्लम नंबर 1। दूसरी प्रॉब्लम आ गई हमारे पास कि हमारे पास यहां पे कोरोना फैल गया जी, कंट्री के अंदर कोरोना डिसीज बहुत बुरी तरह फैल रही है। तीसरी प्रॉब्लम आ गई, कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है, ये भी एक प्रॉब्लम है। और चौथी प्रॉब्लम आ गई, दैट इज द पॉवर्टी। अब ये चार हमारी वांट्स हैं, हमें जो सेटिस्फाई करनी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से, भाई अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है, पॉवर्टी को दूर करना है, कोरोना डिसीज से तक को इरेडिकेट करना है, कंट्रोल करना है, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, इसको देखना है। अब आप बताओ सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा। सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी भैया पाकिस्तान ने अटैक किया, उसको देखो, नंबर 1। उसके बाद जब पाकिस्तान को कंट्रोल कर लेंगे, देन गो टू द कोरोना डिसीज। लोग मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। और इसके बाद मेरे बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को हल करो, क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या हल होगी, पॉवर्टी अपने आप दूर हो जाएगी। पॉवर्टी का रूट कॉज क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह से आप देखना होता है कि हमारी सारी वांट्स इक्वल इंपॉर्टेंट नहीं होती, अलग अलग प्रायोरिटीज होती हैं। इसीलिए हमें देखना होता है किसको पहले सेटिस्फाई करें, किसको बाद में सेटिस्फाई करें, एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। चौथा रीजन आता है अल्टरनेटिव यूजेस। अब अगर एक रिसोर्सेज का एक ही यूज हो तब भी प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, इसका एक ही काम है, इसे लिखने के काम आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, ये बहुत सारे यूजेस होते हैं। जैसे लैंड है, अब एक जमीन के ऊपर आप हॉस्पिटल बना सकते हो, उसी जमीन के ऊपर आप इंडस्ट्री लगा सकते हो, स्कूल खोल सकते हो, मार्केट बना सकते हो, कोई रोड्स बना सकते हो, यानी कि एक ही रिसोर्सेज के बहुत सारे यूजेस हैं। तो आपको डिसाइड करना है किसके लिए उसको यूज करें, किसके लिए यूज ना करें, किसके लिए पहले यूज करें, किसके लिए बाद में यूज करें, एंड दैट इज रीजन बिहाइंड माय डियर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्लियर है? तो चारों रीजन क्लियर हुए। पहला क्या बताया है मैंने, वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तीसरा, ह्यूमन वांट्स हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज, एंड देन अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज। अब मेरे बच्चे क्वेश्चन आता है, इकोनॉमी के अंदर जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं वो कितनी तरह की होती हैं, कैसी कैसी सेंट्रल प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। तो हमारी इकोनॉमी के अंदर जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है ना, बेसिकली ये प्रॉब्लम है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की। जी हां, ये प्रॉब्लम क्या है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की, कि रिसोर्सेज को हम कैसे एलोकेट करें। अब यहां पे जो प्रॉब्लम है, रिसोर्सेज लिमिटेड है और आपकी वांट्स अनलिमिटेड है,
तो उनको कैसे एलोकेट करें, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, दैट इज माय डियर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। और हमारी इकोनॉमी के अंदर अगर हम बात करें सेंट्रल प्रॉब्लम्स की, तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। हर एक से सेंट्रल प्रॉब्लम बोल दो, बेसिक प्रॉब्लम बोल दो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोल दो, बेटा वन एंड द सेम थिंग। कई बार हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी बोल देते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इकोनॉमी बोल देते हैं, या बेसिक प्रॉब्लम इकोनॉमी बोल देते हैं। तो पहली सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है भैया? व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। भाई पहली प्रॉब्लम है इकोनॉमी के अंदर क्या प्रोड्यूस करें। भाई इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें डिसाइड करना है कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करें। अब देखो यहां पे आपको दो डिसीजन लेने हैं। पहला डिसीजन क्या लेना है? व्हाट पॉसिबल कमोडिटीज आर टू प्रोड्यूस। भाई कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करें या कैपिटल गुड प्रोड्यूस करें। पहली प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड। अब देखो सिंपल है, अगर आपको प्रेजेंट जनरेशन को खुश करना है तो कंज्यूमर गुड, और अगर फ्यूचर जनरेशन को खुश करना है तो कैपिटल गुड्स। अच्छा, सिविल गुड प्रोड्यूस करें या वॉर टाइम गुड प्रोड्यूस करें। अब क्लियर है, अगर वॉर के चांसेस लग रहे हैं तो वॉर गुड प्रोड्यूस करो, अदरवाइज सिविल गुड प्रोड्यूस करो। तो पहली प्रॉब्लम तो ये व्हाट टू प्रोड्यूस, और उसके बाद डिसाइड करना है हाउ मच टू प्रोड्यूस। कितना सिविल गुड प्रोड्यूस करें, कितना वॉर गुड प्रोड्यूस करें, कितना कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करें, कितना कैपिटल गुड प्रोड्यूस करें। दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। एक बात क्लियर है, अगर आप ज्यादा कंज्यूमर गुड बनाओगे तो कैपिटल गुड कम बनेंगे, अगर वॉर टाइम गुड ज्यादा बनाओगे तो सिविल गुड कम बनेंगे। तो यहां पे आपको डिसाइड करना होता है कितना कितना हम प्रोड्यूस करें। तो ये पहली प्रॉब्लम होती है मेरे बच्चे, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की अमंग डिफरेंट डिफरेंट गुड्स। क्लियर है, पहली प्रॉब्लम समझ आई। इसमें क्या डिसाइड करना है हमें, क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है। दूसरी प्रॉब्लम होती है हाउ टू प्रोड्यूस। चलो डिसाइड हो गया, हमने कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करना है या कैपिटल गुड प्रोड्यूस करना है, हमने वॉर टाइम गुड प्रोड्यूस करना है या हमने सिविल गुड प्रोड्यूस करना है, ये डिसाइड हो गया। अगला क्वेश्चन आता है भैया हाउ टू प्रोड्यूस। भैया प्रोड्यूस कैसे करें? तो यहां पे क्वेश्चन है, बेसिकली ये प्रॉब्लम है आपकी चॉइस ऑफ टेक्निक। ये प्रॉब्लम किसकी? आपकी चॉइस ऑफ टेक्निक। देखो नॉर्मली हमारे पास दो तरह की टेक्निक होती है, एक होती है लेबर इंटेंसिव, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव। दो टेक्निक होती है। लेबर इंटेंसिव जहां पे लेबर ज्यादा यूज होती है, कैपिटल कम, और कैपिटल इंटेंसिव जहां कैपिटल ज्यादा यूज होती है, लेबर कम। तो अब आपने डिसाइड करना हम कौन सी टेक्निक यूज करें। तो बड़ा सिंपल है, अगर आपकी कंट्री है लेबर अबंडेंट कंट्री, यानी कि यहां पर लेबर ज्यादा पाई जा रही है, जैसे कि इंडिया, तो यू शुड गो फॉर द लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर आपकी कंट्री क्या है, कैपिटल अबंडेंट कंट्री है, जैसे कि यूएसए, तो आपको क्या यूज करना चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। यानी सेकंड प्रॉब्लम समझ आई, कैसे प्रोड्यूस करें, कौन सी टेक्निक यूज करें। तो आपने क्या ध्यान रखना है, अगर आपकी कंट्री क्या है, लेबर अबंडेंट, यानी लेबर ज्यादा पाई जाती है, तो लेबर यहां सस्ती होगी, गो फॉर लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अगर आपकी कंट्री कैपिटल इंटेंसिव, कैपिटल अबंडेंट कंट्री है, कैपिटल ज्यादा है, मशीनें ज्यादा है, कैपिटल का मतलब कहता है मशीनें ज्यादा यूज होती हैं, तो आपको क्या यूज करना है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। जैसे कि यूएसए कैपिटल अबंडेंट कंट्री है, तो वो क्या यूज करेगा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो दूसरी प्रॉब्लम क्लियर हुई। तो ये थी हमारी हाउ टू प्रोड्यूस। फिर मेरे बच्चे तीसरी प्रॉब्लम आती है हमारी, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। पहले क्या डिसाइड किया, क्या प्रोड्यूस करें, कितना प्रोड्यूस करें, फिर डिसाइड हुआ कैसे प्रोड्यूस करें, अब डिसाइड करना है किनके लिए प्रोड्यूस करें। तो ये प्रॉब्लम आपकी है मेरे बच्चे, बेसिकली किन लोगों को, जो देखो अब आपने प्रोडक्शन कर ली, ठीक है, जो टेक्निक यूज करनी थी कर ली, अब आपने ये देखना है कि अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट है उसे कौन कंज्यूम करेगा। फॉर होम टू प्रोड्यूस, अल्टीमेटली हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स। जो हम गुड एंड सर्विस बना रहे हैं इन्हें कंज्यूम करेगा कौन करेगा, कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं इट इज फॉर पुअरर एंड लेस रिच और रिचर एंड लेस पुअर।
किसके लिए बना रहे हैं? अमीरों के लिए बना रहे हैं, गरीबों के लिए बना रहे हैं, मीडियोकर्स के लिए बना रहे हैं? कौन इसको कंज्यूम करेंगे? अब एक बात ध्यान रखिएगा, अब गुड आर प्रोड्यूस फॉर दोज हु हैव पेइंग कैपेसिटी। हम नॉर्मली सामान किनके लिए बनाते हैं? जो सामान को खरीदने की पेइंग कैपेसिटी रखते हैं। एंड पेइंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है? इनकम पे। देखो ना, जो मेरी आइटम्स है मैं वो आइटम बनाऊंगा जो लोग खरीदेंगे, और लोग जो खरीदेंगे ये डिपेंड करता है उनकी पेइंग कैपेसिटी पे, और पेइंग कैपेसिटी डिपेंड करती है इनकम पे। तो यानी ये प्रॉब्लम को हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज कंसर्न्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि जो इनकम जनरेट हुई, जो हमने प्रोडक्ट बनाया उससे जो इनकम जनरेट हुई उसे हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। समझ आ रहे? इस प्रॉब्लम को दो तरह से समझो। पहला तो ये कि भाई जो गुड एंड सर्विस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, किन लोगों को दें, रिच को बना दें, पुअर के लिए बनाएं, रिच के लिए बनाएं, किन के लिए हम ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। और सेकेंडली जो इनकम जनरेट हुई उसको अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, यानी हर फैक्टर को उसका शेयर देना है। जैसे कि अब देखो ना, रेंट किसके पास जाएगा? लैंडलॉर्ड के पास। वेजेस किसके पास जाएंगे? लेबर के पास। इंटरेस्ट किसके पास जाएगा? कैपिटलिस्ट के पास। और जो प्रॉफिट है किसके पास जाएगा? एंटरप्रेन्योर के पास। तो ये आपकी होती है प्रॉब्लम फॉर whom टू प्रोड्यूस। फिर मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये आज का लास्ट टॉपिक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गोल। कि अगर आपको मान लीजिए चॉइसेस हैं, दो तीन चॉइसेस हैं आपके पास, आपने जो बेस्ट चॉइस है उसको ले लिया और जो बाकी आपने उसके लिए सेक्रीफाइस किया, हम उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, एक मिस्टर एक्स से वो बैंक में काम कर रहे हैं, 40,000 रुपीज वो वहां से कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन दो जॉब्स उनको और मिल रही हैं। एक जॉब है एग्जीक्यूटिव की जहां 30,000 मिलेंगे, एक जॉब है जर्नलिस्ट की जहां उनको 35,000 मिलेंगे। यानी तीन उनके पास चॉइसेस थी, एक जगह 40,000 मिल रहे हैं, एक जगह 35,000, एक जगह 30,000। तो मिस्टर एक्स ने क्या किया, 40,000 रुपए वाली जॉब ज्वाइन कर ली। लेकिन इसके लिए जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, वो क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ आ रही है? अब देखो ना, यहां पे ये 40,000 की जॉब ले रहे हैं, नेक्स्ट बेस्ट क्या था? 35,000। तो इनकी मेरे बच्चे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है यहां पे? 35,000। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है? देखो सिंपल सी बात है, हर चीज हमारे पास लिमिटेड होती है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा टाइम लिमिटेड है। अब मैं मान लो मेरे पास 1 आवर है, अब मैं उस 1 आवर में या तो आपको पढ़ाऊंगा या मैं कुछ अपना और काम कर सकता हूं। अब अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे को वो काम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ आ रही है मेरी बात? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? इट इज इनकम, इट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गोल। कि जो आपने इस समय जो भी आपने आपके पास ऑप्शन थी, जो बेस्ट ऑप्शन है आपने उसको चूज किया, लेकिन उसके लिए जो नेक्स्ट बेस्ट को आपने छोड़ा, वो क्या है? उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है बच्चे? तो ये था मेरे बच्चे आज का टॉपिक। ऑलमोस्ट हमने आधा चैप्टर खत्म कर लिया है। एक लेक्चर में और लूंगा और उसमें आपका यूनिट ये कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब मेरे बच्चे मैं आपको बार बार एक बात बोलूंगा कि आपने अपने नोट्स जरूर साथ साथ बनाने हैं। इवन कोशिश किया कीजिए जब आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, कॉपी पेन आपके पास हो, साथ साथ नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि पर्सनल नोट्स को पढ़ के बच्चे को बड़ी जल्दी याद होता है। और कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में डाल दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। और मेरे ख्याल से आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, और अगर आपने नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।